अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लाइबा दुरानी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ द यूएस ईरान पीस टॉक्स एंड पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड रोल इन मीडिएटिंग दिस प्रोसेस। मिडल ईस्ट के जो क्राइसिस हैं उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक दफ़ा फिर डिसिसिव मूवमेंट पे ला के खड़ा कर दिया है। चाहे वो पावर हो, नेशनल इंटरेस्ट हो या डिप्लोमेसी हो, हमें एक इंट्रिकेट ट्रायंगल इंटरसेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब भी ऐसे वॉलेटाइल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उसमें जब एक स्टेट पैसिव रोल अडॉप्ट करने के बजाय एक एक्टिव बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव रोल अडॉप्ट करता है तो उसको एविडेंस समझा जाता है ऑफ बीइंग अ मैच्योर स्टेट क्राफ्ट। उसकी एक स्ट्रैटेजिक फोरसाइट होती है और ये डिपिक्ट करता है कि वो इंटरनली डोमेस्टिकली कितना कॉन्फिडेंट है। तो पाकिस्तान भी करंटली इसी फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज़ बीन टॉप नॉच। पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक ग्लोरी को टच कर रहा है और एक जो अभी रीसेंट जितने डेवलपमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उन टॉपिक्स पे बात करूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दिस वन इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स, क्योंकि एक इसकी इंटरनेशनल रेलेवेंस है, उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा, वेदर इट इज़ द PMS एग्ज़ाम और द CSS एग्ज़ाम। यू विल गेट टू सी दिस टॉपिक एवरीवेयर इन करंट अफेयर्स पेपर, इन पाकिस्तान अफेयर्स पेपर, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और मे बी इस पर ऐसे भी आ जाए, मार्क माई वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 14 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए इस अग्रीमेंट में, जो बेसिकली बुनियाद है इस एग्रीमेंट की, तो उस पर बात की जाएगी। क्या ये एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक सरेंडर एग्रीमेंट था? ईरान का क्या पोस्चर है, ईरान का क्या स्टेटस होगा इन नियर फ्यूचर, और ईरान ने किस तरह इस पूरी जंग को डोमिनेट किया। जब हम इन 14 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, यू विल गेट टू नो एंड यू विल गेट टू हैव एन आइडिया कि इसमें ईरान के कितने पॉइंट्स माने गए और उसमें जो हैं तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स के कितने पॉइंट्स माने गए। उसके अलावा क्या इससे एक लास्टिंग पीस आ सकेगा, क्या लेबनान में सीज़ फायर हो पाएगा, और जो इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में अभी एक रिफ्ट देखने को मिल रही है, तो विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट। थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट ईरान, और ईरान की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक साइट्स हैं उस पर एयर स्ट्राइक किए गए, इंक्लूडिंग इट्स न्यूक्लियर साइट्स, जिसमें इस्फहान, नतंज और फिरदो पे भी एयर स्ट्राइक किए गए थे। ईरान ऑब्वियसली रिटेलिएटेड बैक, और मोर देन 1.5 मंथ ये कॉन्फ्लिक्ट और ये टेंशंस चलते रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना एक मीडिएटिंग रोल एज अ मीडिएटर अपने आप को प्रेजेंट किया, एंड पाकिस्तान ने वो जो मीडिएटिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया दोनों के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा रीजनल इम्प्लिकेशंस आ रहे थे। इन्फ्लेशन देखने को मिल रही थी, ऑयल एंड पेट्रोल के प्राइसेस राइज कर गए थे, एंड समबडी हैड टू स्टेप फॉरवर्ड। तो फिर जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका फर्स्ट फेज़ हुआ इस्लामाबाद में फ्रॉम 11 to 12th of April. So the first round concluded in Islamabad, which was again very significant because after 1979, for the very first time, high-level interaction took place between United States and Iran. और जब ये conclude हुए उसके बाद बहुत बेचैनी से इंतज़ार था सेकेंड राउंड के लिए, क्योंकि इन द मीन टाइम अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स टुक प्लेस। एक जो टेम्प्रेरी सीज़ फायर हुआ था उसको वायलेट किया गया था। इज़राइल जो है तो वो लेबनान पे कंटिन्यूस बॉम्बिंग कर रहा था, जिसमें 4000 से ज़्यादा लोगों को बुचर किया गया इन द साउथर्न लेबनान, एंड द ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस वर राइजिंग। इन्फ्लेशन जो है तो वो देखने को मिल रही थी वर्ल्ड वाइड, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कंटिन्यूसली वो ईरान को धमकियाँ में ट्वीट्स दे रहे थे। तो इसलिए इस हवाले से बहुत ज़रूरी था एक पीस को मेंटेन करने के लिए इन पीस टॉक्स का होना, और एक इनिशिएटिव लेना एटलीस्ट। सो एवरीबडी हैड देयर आइज ऑन द सेकेंड राउंड ऑफ दीज पीस टॉक्स, और उसके लिए फिर वो 18th of June को
ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ इन बर्गनस्टॉक सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड. इट वाज हosted बाय कतर एंड पाकिस्तान. इट वाज मोर लाइक अ डेस्टिनेशन वेडिंग. होस्ट सेम था, लेकिन सिर्फ इट वाज नॉट hosted इन द होम इन द होम टाउन, नॉट इन इस्लामाबाद, रादर इन स्विट्ज़रलैंड. एक जो बहुत वायरल स्टेटमेंट चल रही है अभी जेडी वेंस की, दैट इज़ दैट टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ आर Pakistani and Indian. Indian is my wife and Pakistani is Field Marshal Asim Munir, and I've been talking to him the most since last 3 months. So it reflects the importance of Pakistan currently in this whole process and the way Iran has been putting trust on it. Iran ने कितनी दफ़ा जो है तो वो बैक ऑफ किया इस नेगोशिएशन से, एंड दे हैव बीन सेइंग कि अगर हमारे जो डिमांड्स है, अगर सीज़ फायर ही नहीं हो रहा लिबनान में तो हम नहीं कर रहे. और फिर जिस तरह के जो वो बार बार धमकी दी जा रही है ट्रम्प की तरफ से, तो उस सब प्रोसेस में बार बार उनको कन्विंस करना, उनको नेगोशिएशन टेबल पे लेकर आना. तो पाकिस्तान ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो 4 मेजर थीम्स पर इस दौरानिया में बात हुई. सबसे पहले जो है दैट वाज the immediate ceasefire in Lebanon. Second, unfreezing the assets of Iran, and then जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, enrichment of uranium को और स्टॉक पाइलिंग की डिस्कशन हुई. उसके अलावा सेफ नेविगेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसकी ब्लॉकेट को हटाना. तो ये 4 मेजर थीम्स पे जिस पे डिस्कशन की गई. So the political phase of this dialogue concluded on 22nd of June on Monday, और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई पाकिस्तान और ईरान की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल कमेटी फॉर्मुलेट की जाएगी विच वुड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर इशू, सैंक्शंस आर्किटेक्चर और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को वो यकीनी बनाएंगे. जिसका मतलब जितने भी एसेट्स फ्रीज किए गए हैं ईरान पे, या जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पे, तो उसको ख़त्म किए जाएंगे, उन पाबंदियों को ख़त्म करने पर काम किया जाएगा. उसके अलावा जंग बंदी को मुकम्मल यकीनी बनाया जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस में जो है कतर और पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. उसके अलावा डी कन्फ्लिक्शन सेल बनाया गया लिबनान में, और पाकिस्तान उसका भी मेंबर है. उसके जो मेंबरिंग स्टेट्स होंगे दैट वुड बी ईरान, यूएस, लिबनान, कतर एंड पाकिस्तान. और वहाँ पे एक येलो लाइन इन दी साउदर्न लेबनान बनाई गई जहाँ पे ये सेल ऑपरेट करेगा. उसके अलावा टेक्निकल टीम जो ईरान की है, दे आर स्टिल प्रेजेंट देयर, और अगले 60 दिन तक अभी उनकी जो टेक्निकल नेगोशिएशंस है वो होती रहेंगी, जबकि पॉलिटिकल जितना फेज़ है वो वाइंड अप हो गया बहुत सक्सेसफुली. इन द मीन टाइम टेंशंस वर सीन बिटवीन बोथ द स्टेट्स. जब आखिर में ऑफिशियल पिक्चर लेने की बात आई, हैंड शेक करने की भी, तो उस टाइम भी ईरान वाज एप्रीहेंसिव अबाउट इट, एंड अब्बास अराक्ची डिड नॉट वांटेड टू शेक हैंड्स विद जेडी वेंस. उन्होंने मीराब के बैजेस लगाए हुए थे, एंड दे वांटेड टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर नॉट फॉरगेटिंग हाउ यू अटैक्ड आवर कंट्री एंड द वे आवर इनोसेंट लाइव्स हैड बीन टेकन. और आपने जो बच्चों के स्कूल्स पे अटैक किए, बच्चों को मारा, तो हम उनकी जानों की कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे. और अगर हम पीस करेंगे भी, पीस एग्रीमेंट को साइन भी करेंगे, तो अपने कंडीशंस और टर्म्स के ऊपर. ऑल्दो जेडी वेंस ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस पीस टॉक का था वो ये था कि अभी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अलाउ किए जाएंगे ईरान में. तो दैट इज़ अ विन फॉर अस. लेकिन क्लियरली वी कैन सी दैट ईरान इज़ डोमिनेटिंग इन होल दिस सिनेरियो. उसके अलावा अगर अभी हम इसके पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस की बात करें, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने लाइसेंस दे दिया ईरान को कि वो अपने ऑयल एंड पेट्रोल की सेल कर सकते हैं, और ये उनका हक है अपने ऑयल और पेट्रोल को बेचना. उसके अलावा उनके जो फ्रीज एसेट्स थे उसको रिलीज़ कर दिया गया. ऑलमोस्ट $12 बिलियन के उनके एसेट्स को रिलीज़ कर दिया गया. IDF जो इजरायली फ़ौज है उसकी तरफ से जितने भी रिस्ट्रिक्शन, वॉर रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए लेबनान पे, उसको अपलिफ्ट कर दिया गया. ये एक स्टेबल सीज फायर की तरफ बात जा रही है, ऑल्दो इट इज़ फ्रेजाइल बट स्टिल एन इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 14 points. It is considered to be a surrender agreement of United States, and it is said to be worse than that which happened in Vietnam and which happened in Afghanistan.
एक जंग जो डिक्लेयर की गई ईरान के अगेंस्ट, फॉर व्हाट पर्पस? वन, फॉर रिजीम चेंज, दूसरा उनके ऑयल रिजर्व्स पर काबू पाना, उनको कंट्रोल करना, और तीसरा उनकी आर्मी को नेस्तनाबूद कर देना, उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर देना। अब वो किन कंडीशंस पे वापस जा रहे हैं? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला जो था दैट इज़ द इमीडिएट सीज फायर इन लेबनान, जो कि हो रहा है। दूसरा है कि दे वोंट बी इंटरफेयरिंग इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ ईरान, और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी। तो ईरान ने बहुत क्लियरली कह दिया कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है। उसके अलावा एक 60 डेज़ का विंडो रखा जाएगा फ़ाइनल एग्रीमेंट करने तक, और इस टाइम पीरियड को जो है तो वो एक्सटेंडेबल भी है। उसके अलावा नेवल ब्लॉकेट जो है तो वो ईरान की ख़त्म की जाएगी विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो डीमाइन किया जाएगा, और अगले 30 दिनों तक एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी कमर्शियल शिप्स वहाँ से ट्रैवल करती हैं, और उन पे कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज़। मतलब ईरान जो है उनको ब्लॉकेड वो हटा देगा, सेफ नेविगेशन प्रोवाइड करेगा कमर्शियल शिप को, और उसके ईरान जो टोल ले रहा था तो वो 60 डेज़ तक नहीं लेगा। The sixth point is that almost $300 billion दिए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एज वॉर पेनल्टी, और उनके जो रीजनल पार्टनर्स हैं टू ईरान फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन सिक्योरिटी काउंसिल, IAEA और अमेरिका के जितने भी सैंक्शंस लगे हैं ईरान पे उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। द 8th पॉइंट इज़ दैट ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, और ईरान जो है अपने न्यूक्लियर स्टेटस को मेंटेन रखेगा। तो ये ईरान का पहले दिन से स्टांस है कि हमने नहीं बनाना न्यूक्लियर वेपन, हम उसको इकोनॉमिक मीन्स के लिए डेवलप कर रहे हैं, और हम जो है उसको एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को इन्हांस नहीं करेंगे, उसको वहाँ से नहीं बढ़ाएंगे। तो ये उनका पुराना स्टांस था जो उन्होंने रीस्टेट कर दिया। स्विफ्ट सिस्टम में ईरान को इंटीग्रेट किया जाएगा, और ईरान को अलाउ किया जाएगा कि वो ऑयल और पेट्रोल की सेल करें, विच इज़ ऑलरेडी डन। उसके अलावा ईरान को यूटिलाइजेशन अलाउ की जाएगी अपने फॉरेन एसेट्स की। उनके कुछ एसेट्स हैं चाइना में, कुछ कतर में, तो उनको यूटिलाइज़ करने की इजाज़त दी जाएगी, विच इज़ अगेन डन। ऑलमोस्ट $12 बिलियन के जो उनके एसेट्स थे वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज़्म बनाया जाएगा इस पूरे MOU को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड एज वेल। जो 13 पॉइंट है दैट इज़ द फाइनल एग्रीमेंट तभी फाइनलाइज होगा जब 1, 4, 5, 10 और 11 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। And finally, endorsement of the final agreement would be taken place by the Security Council resolution. So this was all about the 14 points of MOU. अभी अगर हम इसके outcomes की बात करें और how it affected each of these states, तो सबसे एडवांटेजियस पोजीशन पे ईरान ही है करंटली, क्योंकि ईरान ने एक बहुत ही डोमिनेटिंगली इस जंग को जीता। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस इस एग्रीमेंट के हैं उसने अपनी मर्ज़ी के रखवाए, और एक अभी इन फ्यूचर वील सी ईरान इमर्जिंग एज अ रीजनल पावर, बिकॉज militarily it has proven itself, regardless of having no nuclear assets or nothing like that. उन्होंने जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स को डिफीट किया, जिस तरह रिटेलिएट किया, इज़राइल के साथ सिंगल हैंडेडली वो लड़ता रहा, अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता रहा। तो ईरान, हैट्स ऑफ टू ईरान फॉर हाउ इट हैज़ बिन ऑल दीज मंथ्स एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ईरान तो एक रीजनल पावर इमर्ज होगा, और उसके बाद अभी जब उनके एसेट्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे, उसके जो है ऑयल एंड पेट्रोल की सेल शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद उसकी इकॉनमी भी फ्लरिश करेगी, और जो इतने सालों से नुकसान हुआ है ईरान को वो अभी विद इन अ डिकेड इट वुड बी कवर्ड अप। उसके अगर हम बात करें सबसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे कोई था तो दैट वाज द गल्फ स्टेट्स, क्योंकि they provided their lands for to United States to have military bases over there, और उसके implications उन पे इतने बुरे आए कि सबसे पहले उन पे अटैक किया गया,
क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस वहाँ पे थे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको जो है डिफेंस प्रोवाइड करना यूएस का काम था, एंड इट फेल्ड टू डू सो। और अभी जो ये $300 रिटर्न करने की बात है, तो उसमें भी यूएस इज सेइंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल पेनी, और ये गल्फ स्टेट्स देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है करंटली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो है गल्फ स्टेट्स का। यूएस की अगर बात की जाए तो यूएस ने अभी बहुत प्रेगमेटिक अप्रोच अडॉप्ट की है, बहुत प्रेगमेटिक फॉरेन पॉलिसी है, एंड आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि वो अभी ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसको ऑल्दो सब कह रहे हैं कि दिस इज़ द सरेंडर एग्रीमेंट, बट स्टिल एट लीस्ट दिस इज़ द सेम डिसीजन दे आर टेकिंग, बिकॉज वो एक ऐसी लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी थी जिसका कोई एंड नहीं था, और वो उसमें धंसते जाते एक दलदल की तरह। जो लड़ाई उन्होंने इनिशिएट की थी टू चेंज द रिजीम, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, उसका आउटकम क्या निकला? जो हेजेमोनिक स्टेटस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है वही डिमिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है, और यूएस को समझ आ गई है कि वो इजराइल के फुलिश डिसीजंस में अगर उसको सपोर्ट करेगा तो उसके रिपरकशंस उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से फेस करने पड़ेंगे, बहुत हार्श कंडीशंस फेस करने पड़ेंगे उनको। और अभी ना सिर्फ उनके जो है तो मिलिट्री एसेट्स इसमें एक्सप्लॉइट हुए, बल्कि उनको जो है $300 बिलियन रिफ़ंड करने पड़े, और ईरान के जो हैं तो उन्होंने एसेट्स भी रिलीज़ करने पड़े, उन पे सैंक्शंस भी अपलिफ्ट करने पड़े, और चाइना और रशिया यहाँ बैठ के उन पे हंस रहा होगा कि जो अपने आप को हेजेमॉन समझता है, जो हर एक के पीछे जा रहा है, हर एक पे अटैक कर रहा है, तो उसको किस तरह मुँह की खाने पड़े। सो दिस वाज ऑल from my side. I'll try to come up with new videos if I get time. Please subscribe to my channel, and I've been getting a lot of messages कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग DMs कर रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। See you in another vlog. अल्लाह हाफिज़।